नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बातचीत करेंगे जिनके कंधों पर झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने न सिर्फ सदन को सुचारू रूप से चलाने का और इसकी गरिमा बनाए रखने का प्रयास किया, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे संतुलन बना रहे, इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो आइए स्वागत करते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो जी का। अध्यक्ष जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। चलिए, आपके कशिश न्यूज के तमाम सदस्यों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना और धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एक अध्यक्ष के तौर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन को सुचारू रूप से चलाने की? देखिए, ये तो लाजमी है कि अध्यक्ष के रूप में विधानसभा को संचालन करने के क्रम में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे लॉजिक भी यही है कि विभिन्न विचारधारा के दल सभा के सदस्य होते हैं और सारे लोग अपने अपने दल के जो फिलॉसफी है, दल के जो नीति है, दल के जो सिद्धांत है, उसको उपस्थापित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए वहाँ पर विचारों का जो ये टकराहट है ये बनी रहती है और ऐसे परिस्थिति में सदन को संचालन करना पड़ता है। तो इनके बीच में जो तारतम्य स्थापित करना पड़ता है, ये सही मायने में एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है। यानी आप ये मानते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाना आपके लिए भी कभी कभी टफ हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि पहली बार जब 2020 में अध्यक्ष के तौर पर आप चुनकर आए, तब में और अभी में जब आपको दोबारा से ये जिम्मेदारी मिली है, कितना फर्क आप देख पाते हैं? अपने अनुभव को साझा कीजिएगा। देखिए, पहले मोटा मोटी मान के चलिए, पहले भी जिस चुनौती का सामना हम लोगों ने किया, आज भी विधानसभा में भी, सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, सारे जगह में उसी तरह का चुनौती बना ही रहता है। और मैं समझता हूं कि हर टेन्योर में, हर कार्यकाल में इन तमाम चुनौतियों से सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आज आप बताना चाहते हो? ऐसे एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको साझा करना चाहता हूं कि देश के जो अन्य विधानसभाओं को भी आपने अध्ययन किया होगा, देखा होगा, हमारे विधानसभाओं को भी अध्ययन किया होगा, देखा होगा, तो हमें लगता है कि हमारे विधानसभा का जो काम है ये अत्यंत प्रोडक्टिव है। यहाँ दलगत भावनाओं से भले ही हम लोग विभिन्न दलों के मान्य सदस्य विधानसभा के अंदर में हैं, लेकिन राजहित में और यहाँ के लोगों के हित में हम लोग सारे लोग करीब करीब एक मत है। सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड देश के अंदर में एक उन्नत राज्य के रूप में स्थापित हो और इसके पीछे जो जो काम की जरूरत है उन तमाम कामों को हम लोगों को करना पड़ता है और उनमें पक्ष और विपक्ष का जो अपेक्षित सहयोग है यह भी मिलता जुलता है। और सबसे बड़ा चीज आपको यह भी देखने को मिलता है, दूसरे जगह का जो उदाहरण आपने देखा होगा, तो दूसरे जगह में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो कटुता है, हमको लगता है कि झारखंड में उस तरह का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो कटुता है वो कभी सदन के फ्लोर में देखने को नहीं मिलता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जिनका जो उत्तरदायित्व हमारे महान जनताओं के द्वारा सौंपी जाती है, सारे लोग उसी दायरे में रहते हैं और इस कटुता को बड़ी मधुरता के साथ निर्वहन करने में काम करते हैं और इसमें हमको काफी सहूलियत होता है। नहीं, और मुझे लगता है और जनता भी यही मानती है कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। आपने जिस तरह से वो संतुलन बनाए रखा है, ये कभी कभी चुनौती भी होता है क्या? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार हमने टकराव की वो स्थिति भी देखी है, आप इसे कैसे उस वक्त टैकल करते हैं?
देखिए, आप जहाँ टकराहट का स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न होता है किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी बातों को लेकर के, किसी भी निर्णय को लेकर के, और मैं समझता हूँ कि उनका विपक्ष का भी प्रजातांत्रिक हक होता है, वो भी उसको आक्रामकता के साथ अगर उस विषय में अपना हस्तक्षेप नहीं करे तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो लोग हैं, कभी कभी उनको के ऊपर निराशा की छाप पड़ता है। इससे भी बचने के लिए लोगों को ये सब काम करना पड़ता है और वे उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, करना भी चाहिए। तो फिर भी हम लोगों का उसमें एक ही चीज है कि मतभेद भले ही है लेकिन मनभेद न हो, इसलिए वो कटुता का जो विभत्स स्वरूप है वहां तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन एक मुखिया होना अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शब्द ही अपने आप में जिम्मेदारियों के साथ आता है, और इसे हम दूसरे तरह से अगर समझें तो ये परिवार के एक मुखिया हैं, और मुखिया जैसे परिवार को साथ लेकर आगे चलते हैं, आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारी है कि सबों को साथ लेकर चले। लेकिन देखिए, कभी कभी परिवार में ऐसा होता है ना कि कुछ नटखट बच्चे होते हैं। आपके पास जो परिवार में 81 विधायक है, उनमें सबसे वो नटखट बच्चा कौन है? ये कहना मुश्किल है, ये तो सिचुएशन क्रिएट करता है। हाँ। सदन के अंदर में जो विषय आ जाता है, जो परिस्थिति आ जाती है, और उस परिस्थिति को कौन बढ़िया से हैंडल करता है और डील करता है, उसी पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि शांत रहिए, चुप हो जाइए, ऐसा मुश्किल कभी कभी तो आपके सामने आती है। हाँ। ऐसा आती है तो ही बोले ना, जब कोई परिस्थिति या कोई विषय ऐसा आ जाए और उसमें आक्रामकता का प्रदर्शन करना पड़े तो कौन मान्य सदस्य के दिमाग में ये विषय आएगा, वो किस आक्रामकता के साथ सदन में पेश होंगे, ये उन पर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ जो भी विषय आता है और उस विषय को जो जिस ढंग से हृदयंगम करते हैं, समझते हैं उसके इन्स एंड आउट्स को, कि आने वाला समय में इसमें क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, उस हिसाब से उनके अंदर में यह आक्रामकता पैदा होता है और वो उस तरह का एक्ट करते हैं, उस तरह का रोल करते हैं इस विषय के रूप में। तो इसीलिए हमने आपको इस विषय को कहा कि उस विषय ने ही मान्य सदस्य को आक्रामक या उनके विपरीत जो भी माने वो बना देता है, जो जिस तरह का समझ रखते हैं। कई बार आप पे आरोप भी लगते रहे हैं, बाइस्ड होने की बात कही जाती है। जब इन आरोप को आप सुनते हैं उस वक्त कैसा महसूस होता है? देखिए, ऐसा नहीं है, अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगना ही लगना है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन उसके मूल में जो सदन का कार्रवाई है और सदन में जो स्थापित नियम है, उस नियम के तहत सदन को संचालन करना ही मूल उत्तरदायित्व होता है। और इसमें हो सकता है कि सारे माननीय सदस्यों के इच्छा के अनुरूप आसन न भी काम कर सके, और आसन जब उसके इच्छा के अनुरूप नहीं काम कर पाते तो बायस्ड होना लाजिमी है, स्वाभाविक बात है, और बायस्ड होते भी हैं और उस आसन को इसको झेलना भी पड़ता है। तो ये कोई बड़ी विषय नहीं होता है, आसन को हर हाल में इसको झेलने का आदत बन जाता है। तो ये आप ये बता रहे हैं कि ये जो लंबा अनुभव आपका रहा है, 2 टर्म से आप चुनकर आ रहे हैं, अब आदत सी हो गई है और इन चीजों को अब आप समझते भी हैं, उनकी भावनाओं को भी समझते हैं जब वो व्यक्त करते हैं तो? बिल्कुल। देखिए, सदन के अंदर में किसी भी विषय को लेकर के जी। आलोचना समालोचना के क्रम पर कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, और जब ऐसा उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग विचलित नहीं होते हैं। लेकिन उसके दूसरे ही क्षण में आप अगर देखेंगे तो फिर ये शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। वही जो पूर्व में जो सौहार्द का वातावरण बना रहता है, वही वातावरण फिर से आ जाता है। तत्क्षण तत्काल उस विषय के चर्चा के क्रम में ऐसा उत्पन्न होता है और ये समाप्त भी होता है। और इस पे हम लोग का विश्वास भी रहता है कि चलिए, किसी भी विषय को लेकर के उत्तेजना उत्पन्न हो गया, सदन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना भी हो गया, सदन का कामकाज भी बाधित होने की परिस्थिति बन गया, लेकिन विश्वास मन के अंदर में रहता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आखिरकार पक्ष और विपक्ष जो दोनों का एक ही लक्ष्य है
किस राजहित में कैसे काम करे। तो उस बिंदु पर जब सारे पक्ष और विपक्ष पहुंचते हैं तो फिर ये शांत हो जाता है और एक विचार के क्रम में आता है और निर्णय वही होता है जो सर्वमान्य होता है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपसे कई और सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे, कई जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी देखिए, शून्य से शिखर तक का सफर आपने तय किया है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव, जमीनी समझ और जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए उसकी गरिमा बरकरार रखना, ये कितना अहम हो जाता है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, शून्य से शिखर तक हर इंसान को अगर आप लेंगे, जो भी आज राजनीति के अहम स्थान पर पहुंचे हुए हैं या अहम स्थान पर बैठे हुए हैं, सारे लोगों का लगभग इसी तरह का है। राजनीति में प्रवेश करने के समय में या राजनीति में आने के समय में कोई नहीं समझता है कि हमें एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है या और सारे महत्वपूर्ण पदों पर हमको जाना है। लेकिन जैसे जैसे काम करते हैं और उनके ऊपर जनविश्वास और विशेष करके पार्टी का विश्वास जब जब उन व्यक्ति पर पड़ता है, तभी उनको उस शिखर के पद पोस्ट तक पहुंचाता है। यही सामान्य परिपाटी है। तो आपको पता होगा कि जब हम एकीकृत बिहार में थे तो हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन की अगुवाई में अलग राज्य का आंदोलन चला था और हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद जब आए तो उनके आंदोलन से प्रभावित हुए, उनके बातों से प्रभावित हुए, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उनके आचार विचार आचरण से प्रभावित हुए और फिर हम लोग भी उस आंदोलन में कूद पड़े। और हमको नहीं लगता है कि हम लोग भी मन के अंदर में इन तमाम विषयों को नहीं रखा था, किसी दिन एमएलए बनेंगे या कहीं उस और जगह जाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन चलिए, राजनीति में प्रवेश करने के बाद जो राजनीतिक उत्तरदायित्वों का जो निर्वहन किए और ईमानदारी के साथ किए और बखूबी किए, और इसी का परिणाम है कि आज इस जगह पर बैठे हुए हैं और दोबारा स्पीकर के रूप में झारखंड में हम अभी काम कर रहे हैं। यही मूल विषय है। तो मेरा कहने का मूल विषय है कि वही हर चीज में, काम में ईमानदारी हो, लगन हो, प्रतिबद्धता हो, विश्वास हो, इस तमाम चीजों को मान करके अगर कोई लेकर चलते हैं तो शिखर तक पहुंचा जा सकता है। चलिए, अब पहली बार जब आपको पता चला कि अध्यक्ष आप बनने जा रहे हैं, क्या उस वक्त आपने महसूस किया? परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? और ये भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन है परिवार में सदस्य? परिवार में तो माता जी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है और फिलहाल पिछले साल से कुछ महीना पहले पिताजी का भी देहांत हो चुका है। और अभी परिवार में हम लोग 2 भाई हैं और हमारा बेटा है, पत्नी है, पुतोहू है, नाती पोता है, बेटी है, सारे परिवार में लोग हैं, आत्मीय सजन, एक अच्छा खासा परिवार है हम लोगों का भी, चाचा का परिवार है, सारे लोग हैं। और जब पहले बार हमको इस विषय के लिए जब प्रस्ताव आया या हमको इस विषय के लिए नामित किया गया तो मुझे भी एक अनहोनी सा अनुभव हुआ कि जिस आसन को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ वो उतना आसान नहीं है, अत्यंत जटिल ही है। पक्ष और विपक्ष को साध करके संवैधानिक कार्य का निर्वहन करते हुए आगे निकलना उतना आसान नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं हारा और जैसे जैसे हिम्मत नहीं हारा आगे बढ़ते गया और आगे बढ़ते बढ़ते आज दोबारा मैं आपके सामने अध्यक्ष के रूप में हूँ और उसी तरह पक्ष और विपक्ष दोनों के मर्यादाओं के अनुकूल उनको सम्मान देते हुए इस संवैधानिक कार्यों का निर्वहन करते जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष का जो अधिकार है उस अधिकार को और उनका सम्मान को दे करके कोई भी आसन में बैठे हुए अध्यक्ष अगर हो
अगर चले तो हमको लगता है कि आसन को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, उनको कोई विशेष परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है और यही सिद्धांत को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। के विषय में आपने बताया, आपने जिक्र किया कि परिवार में नाती पोते हैं, नातिन भी है जिसे आप खिलाते हैं, जिम्मेदारी है एक दादा और नाना होने के नाते। ठीक ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था वो यही था और ये को रिलेट भी करता है क्योंकि वहां भी आप उस पद पर बैठे हैं जहां उस पूरे परिवार को आगे लेकर जाना, सभी को साथ लेकर जाना, सभी को समझाना, और ये कभी कभी मुश्किल भी हो जाता होगा जब आप कहते होइएगा कि शांत हो जाइए या दूसरे को बोलने का मौका दीजिए, बावजूद इसके जब कुछ विधायक शांत नहीं होते होंगे। वही हमारा प्रश्न था कि वो नटखट कौन है? नहीं, ऐसे आपको एक बात हम बोले ना, सारा चीज राजनीतिक परिस्थिति ही उसको बना देता है। कोई मुद्दा और कोई विषय को जब माननीय सदस्य उस हिसाब से टैकल करते हैं, उसका जो दूरगामी परिणाम पर जो चिंतित रहते हैं और उसी हिसाब से वो आक्रामक होते हैं, तो कई माननीय सदस्य इस प्रकार से अपने आक्रामकता को प्रदर्शित करते हैं विधानसभा के अंदर में। ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, और वो उस आक्रामकता के साथ ही पेश आते हैं। तो किसी एक मान्य सदस्य के अंदर इस चीज को बोल देना मैं समझता हूं बहुत उचित नहीं होगा। सारे लोग अपने विषय के अनुसार आक्रामक होते हैं और विषय को आक्रामकता के साथ सरकार के समक्ष और सदन के अंदर उस प्लेटफॉर्म में रखने का काम करते हैं। परिवार में भी ऐसा होता है। परिवार में भी जब विचार का वैषम्यता आता है तो कभी कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है, उन्हें भी समझाना पड़ता है कि आपका हक आपका इतने दूर तक है, आपको इसी में मान लेना चाहिए, यही आपके भलाई के लिए भी है, आपके सबके भलाई के लिए भी है। लोग जब मान जाते हैं तो कोई डिस्प्यूट नहीं, सारा चीज शांत हो जाता है, और जब जिद पर अड़ जाते हैं तो उसी जगह मुश्किल उत्पन्न होता है। वो आपके परिवार में भी, सारे लोगों के परिवार में भी, सब जगह में ऐसा ही होता है। यानी वो नटखट और जिद वाला बच्चा आपके परिवार में भी है और वहाँ विधान सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। हाँ। हाँ। और एक चीज आपको हम बता दें, जो जितना मेधावी है, जो जिस विषय को जितना ज्यादा समझते हैं, जो सुख सुविधा को सबसे ज्यादा अवेल करना चाहते हैं, उसमें ये सब चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, चलो यार मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, शांत हो जाता है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं नहीं मिलना ही मिलना है। तो ये सब चीज में ये सब परिस्थिति उत्पन्न होता है। लेकिन आज के समय में सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग अपना हक हकूक अधिकार को समझते हैं, और इसको समझने के क्रम में उनका आक्रामकता शिथिल हो जाता है, मान लेते हैं। बिल्कुल। और देखिए बाकी सत्र की अगर हम तुलना करें, इसकी अपेक्षा इस बार का जो सत्र रहा वो काफी प्रभावी रहा। सबसे ज्यादा जनता के मुद्दे उठे और पक्ष विपक्ष के बीच का जो संतुलन रहा वो भी आपने बनाए रखा। ये कितना अहम हो जाता है और कैसे आपने किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हंगामे की वजह से सत्र को बजट सत्र जो इस बार का रहा वो काफी प्रभावी रहा है, जनता के कई मुद्दे इस दौरान उठे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सदन जितना ढंग से चलता है, जितना बेहतर चलता है, चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो, जनहित का काम उतना ही होता है। अब मान लीजिए माननीय विधायकगण अपना सवाल करते हैं और सवाल का उत्तर सरकार, जो ट्रेजरी बेंच के लोग हैं, जो माननीय मंत्री जी लोग हैं, उनको उस सवाल का जवाब देना पड़ता है। अब उनका सवाल अगर उत्तरित नहीं होता है तो ये अल्टीमेटली इस जनता का ही क्षति होता है। और जब माननीय सदस्य लोग इस विषय को समझ जाते हैं कि हमने इस परिप्रेक्ष्य में अपना सवाल को पूछा है और मंत्री से इस सवाल का हमको उत्तर ले लेना है और मंत्री भी इसका उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमको लगता है कि सदन का जो सुचारू संचालन करने में सुविधा होता है। यही मूल विषय है। तो इस बार जो बजट सत्र हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर में चला, मैं समझता हूं किसी न किसी क्रम में पक्ष और विपक्ष दोनों का ही प्रबल सहयोग था। लोग भी सवाल के माध्यम से सरकार का उत्तर जानना चाहते थे और सरकार भी मान्य सदस्यों का जो सवाल था उसका उत्तर देना चाहते थे।
तो इसीलिए कोई टकराहट का स्थिति पैदा नहीं हुआ, सदन को बाधित नहीं करना पड़ा, सदन का कामकाज सुचारू रूप से हुआ। और मैं समझता हूं कि राज्य के जितने सारे जनता हैं, सारे लोग उपकृत हुए। सारे विभाग के अंदर में जो जड़ता उत्पन्न हो जाता है सवाल जवाब नहीं होने के कारण, सदन ठीक ठाक ढंग से नहीं चलने के कारण, इन तमाम जड़ता भी समाप्त हो गया। लोग सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग भी एक्टिव हो गए कि अगर हम काम ठीक से नहीं करेंगे तो माननीय सदस्य सवाल करेंगे और हमारे उत्तर माननीय मंत्री को देना पड़ेगा, इसलिए हम भी ठीक ठाक ढंग से काम करें। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी के जितने मशीनरीज हैं सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और जनहित में अच्छा काम होता है। इसलिए मेरा मानना है जो हर हाल में सदन का कामकाज बाधित नहीं होना चाहिए। सदन में जो आलोचना और समालोचना है ये स्वस्थ आलोचना और समालोचना होना चाहिए और इसी के परिप्रेक्ष्य में नियम और कानून भी बनना चाहिए। जिस कानून से पूरे राज्य के जनता को आच्छादित होना पड़ता है उसको मानना पड़ता है, उसमें सांगोपांगो विचार होना चाहिए, उसका स्वस्थ आलोचना होना चाहिए। ये सब एक अच्छे प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक अच्छे विषय है और हम समझते हैं कमोबेश इस चीज का हर सदन में, चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में, इसका होना चाहिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी, और जो बातें आपने कही हैं वो 100% सही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो सवाल रहते हैं उसका जवाब तो मिलता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर रह जाता है या एक आश्वासन बनकर रह जाता है। अगले सत्र में फिर वही सवाल उठते हैं, फिर वही जवाब, लेकिन धरातल पर वैसा कुछ नजर नहीं आता। उस परिस्थिति में आपकी भूमिका क्या होती है? नहीं, आप देखिए इस शासन व्यवस्था में यानी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जो वेपन्स आपके हाथ में दिया गया है उस हथियार को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काम तो आपको होना ही होना है। हर तरह का व्यवस्था इस शासन व्यवस्था में है, इसीलिए कहता है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था एक उत्तम शासन व्यवस्था है और इस उत्तम शासन व्यवस्था का जो हथियार है, इस हथियार को अगर आपने ठीक ठाक ढंग से संचालन कर लिया तो निश्चित रूप से आपका जो समस्या है उसका समाधान, उसका निराकरण निश्चित रूप से होगा। सत्र की अगर मैं बात करूं तो अब जो आगामी तैयारी है वो पेपरलेस को लेकर है, इसे लेकर क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा पेपरलेस की ओर हम अग्रसर हैं। इस बार भी हमने पेपरलेस विधानसभा के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर शून्यकाल को लिया। शून्यकाल देने के क्रम में माननीय सदस्यों को काफी दिक्कत होता था। रात 12 बजने के बाद 12:01 जैसे ही बजता था माननीय सदस्य अपने शून्यकाल का जो सवाल होता है, जनहित का जो मामला होता है, उसको लेकर के विधानसभा में प्रवेश करते थे, शून्यकाल को जमा करते थे। फिर जब विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारी जब वहां जाते थे तो फिर एक एक सवाल को लेते थे, उसमें उनको हस्ताक्षर करना पड़ता था और हस्ताक्षर करने के बाद मात्र 25 ही सवाल को हम लोग शून्यकाल में पढ़ने का अनुमति माननीय सदस्यों को देते थे और 25 के अंदर में उनका सवाल आ जाए, इनके लिए उनके अंदर में व्याकुलता बहुत ज्यादा होता था और बहुत मेहनत करना पड़ता था। इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने ई विधान में सबसे पहले शून्यकाल को टेकअप किया कि इस बार माननीय सदस्यों को विधानसभा परिसर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारा ई विधान का जो यह है वो खुलेगा, जैसे ही खुलेगा उसका और तुरंत अपने घर में बैठे हुए अपना शून्यकाल का विषय जो है टाइप करके भेजेंगे और टाइप करके भेजने के बाद उसका जो 25 जो पहले आएगा उसी 25 को हम लोग लेंगे और विधानसभा के अंदर में उनको पढ़ने का मौका देंगे। और इस बार और भी माननीय सदस्यों का जो सवाल है वो भी हमारा नेभा के माध्यम से सबको टैबलेट दिया गया है, सबको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, सारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आएगा और हमको लगता है कि पेपर वर्क करने की आवश्यकता नहीं होगा, सारा काम हमारा ई विधान के माध्यम से होगा। इसमें लोगों का समय भी बचेगा और ये एक अत्यंत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। कभी कभी सचिवालय पर सवाल भी लोग करते थे कि सचिवालय ऐसे किया वैसे किया, हमारा सवाल पीछे कर दिया, उसका सवाल आगे कर दिया, इन तमाम तरह का बातें होते रहती थी। हम लोग भी इस पर जांच उच करते रहते थे। इस बार इस तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, चूंकि जो डिवाइस लोग इस्तेमाल करेंगे वो उनके सामने रहेगा
और इस तरह का शिकवा शिकायत से मुक्त होगा। और जिनका जो भी वक्तव्य सदन के अंदर में रहेगा, सारा चीज संरक्षित रूप से रहेगा, उसमें कहीं कोई बदलाव की भी संभावना नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर में ई विधान को एक्सेप्ट करने के लिए हम समझते हैं, हमसे पहले भी कई मान्य राज्य ई विधान हो चुका है, हम लोग का भी अब होने पर है, और पेपरलेस काम होगा तो मान्य सदस्यों को और अधिक काम करने का मौका मिलेगा और विधानसभा और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, चूंकि कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जो अभी भी खाली है, नेता प्रतिपक्ष का तो चुनाव हो गया, लेकिन बाकी जो पद खाली है उसे लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, वो मेरे विषय नहीं है, वो विषय दूसरे जगह है। हाल में लोकायुक्त का भी नियुक्त हो गया है। इसी तरह से और मैंने आपको पहले ही कहा कि डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली में जो जो डिवाइस शासन प्रणाली के लिए प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है, वह सब चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, तभी लोगों को शासन प्रशासन में पारदर्शिता और एक आशा के अनुरूप फल मिलता है। तो इसीलिए ये सब होता है, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था सारा विधानसभा के अंदर में नहीं है, हमारे अंदर में जो व्यवस्था निहित है, हमें जो करना है उस काम को हम लोगों ने बखूबी से करते आ रहे हैं, और आप भी और पूरा दुनिया भी है, जग जाहिर है, लोग देखते हैं इस विषय को, और हम लोग और चाह रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय सदस्यों को सुविधा दें, ताकि यहाँ के जो माननीय सदस्य बनेंगे और एक अच्छे सदस्य के रूप में पूरे देश में शुमार हो, एक अच्छे असेंबली मेंबर के रूप में स्थापित हो। उनके लिए जो जो काम हम लोग को करना पड़ेगा, उनके जो विकास करने के क्रम में, उनको प्रशिक्षित करने के काम में, विधायी व्यवस्था के जानकारी देने के क्रम में, इन तमाम विषयों का काम हम लोग बीच बीच में करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, चूंकि महिलाओं के उत्थान की बात होती है, महिलाओं को सशक्त करने की बात होती है, और इसे लेकर झारखंड में भी कई ऐसी योजनाएं लाई गई है, लेकिन जिस महिला आरक्षण बिल पर पिछले कई दिनों से चर्चा हुई, ये पास नहीं हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये 2011 के जनगणना से जोड़कर इसे देखा जा रहा है और अब 2026 है, आप इस पर क्या कहिएगा? आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, महिला को तो उसका अधिकार मिलना ही चाहिए, इसका पक्षधर हम लोग भी हैं, और हमारे माताएं बहनें जितना सशक्त बनेंगे, परिवार उतना ही सशक्त बनेगा। और ये भी बात आप जान रहे हैं, एक महिला अगर सशक्त होता है तो उनके साथ दो परिवार जुड़ा हुआ रहता है, एक उनका मायके भी होता है और एक उनका ससुराल भी होता है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग उसी के पक्षधर हैं कि हमारे माताएं बहनें और ज्यादा सशक्त बने और ज्यादा प्रभावी बने, तभी हम समाज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और ऐसे भी अगर आप मानेंगे तो परिवार दो पहिया का गाड़ी है, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, और दोनों पहिया ढंग से नहीं चलेगा तो गाड़ी आपका ढंग से नहीं चल सकता है। इसलिए हम लोग इसका पक्षधर हैं। लेकिन इस चीज को प्रयोज्य करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या बेसी है, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आने वाला समय में सारा चीज आपके समक्ष आएगा, फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविन्द्रनाथ महतो जी, जिन्होंने जनता से जुड़े विषयों को सदन की कार्यवाही के दौरान उठाने का आश्वासन दिया, और साथ ही ये भी बताया कि झारखंड इसी तरह से फलता फूलता रहे और आगे बढ़ता रहे, इसमें जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।